हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है उम्र कैद। उफ, मेरा पीछा करती वो आंखें मानो हर ओर से मुझे घूर रही हूँ। कभी कभी संशय होता है कि वो मेरी पीठ या छाती से चिपकी तो नहीं है। पिछले कुछ महीनों में वे लगातार मेरे साथ है। मैं असहज हो चला हूँ। जिस अपराध से स्वयं को मुक्त करने की चेष्टा कर रहा था, वह शायद मुझे दुगने वेग से ग्रस्त कर रहा है। उस क्षण को भी कोस रहा हूँ जब रोहित के साथ वृद्धा आश्रम जाने के लिए हामी भरी थी। उस दिन रोहित दफ्तर से निकलते हुए बोला, पापा की आज पुण्यतिथि है। मैं हर साल इस दिन वृद्धा आश्रम जाकर बुजुर्गों से मिलता हूँ। जाता तो साल भर हूँ, लेकिन आज का दिन खास है। तू भी चल मेरे साथ। अपने पिता के प्रति रोहित का प्रेम देखकर मुझे खुद पर गली न हुई। जानता था कि मेरा अपराध पश्चाताप से कम नहीं होने वाला था, ना ही अपनी भूल को सुधारने का उपाय मेरे पास था। मैं अपने अपराध को नहीं स्वीकार करता, पत्नी के सामने भी नहीं। रोहित ने वृद्धा आश्रम चलने को कहा तो शायद लगा इस अपराध बोध को कम करने की राह मिल जाए। रोहित को वृद्धों के प्रति लगाव देखकर मैं चकित रह गया। मन में सोचा कि रोहित तो हमेशा आता है, इसलिए इतना घुला मिला है, लेकिन मैं इतना उदार नहीं हूँ। रोहित पापा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मौत के बाद वृद्धा आश्रम आकर पितृ से मुक्त होने का एहसास करता है। स्पष्ट रूप से मैं भी ऐसी मानसिकता से यहाँ आया था। मैंने जिन हालात में पिता को छोड़ा, जिस तरह जीते जी उन्हें मार डाला, मेरा कर्म क्या किसी भी अपराध से बड़ा नहीं है? आश्रम में कुछ लोग कैरम खेल रहे थे। एक वृद्ध बोले, क्यों बेटा, तुम भी आ गए तर्पण करने? उनके चेहरे पर एक सदाबहार हंसी थी, लेकिन मेरे चोर मन को लगा मानो वो मेरी असलियत जानते हैं। मुझे शक पकाया देख रोहित बेबाकी से बोला, दादा तो सबसे ऐसे ही मजाक करते हैं। वृद्ध बोले, मैं मजाक नहीं करता, दो टुक कहता हूँ। आजकल के लड़के यही कर रहे हैं, माँ बाप को साथ रख नहीं पाते, यहाँ भेज देते हैं। जब वो मर जाते हैं तो इनका जमीर जागता है, यहाँ आकर कुछ दान दक्षिणा करके पुण्य कमा लेते हैं। रोहित तब तक उनके साथ कैरम खेलने बैठ चुका था। बोला, सतीश तू भी आ। दादा की बातों का बुरा मत मान, वह ऐसे ही बोलते रहते हैं। रोहित का मन धुले प्लेट की तरह साफ है, जिस पर नई नई इबारतें आसानी से लिखी जा सकती है। मगर अपने कलुषी मन का मैं क्या करूं, जो जानता है कि दादाजी ने जो बोला वह सत्य है। उनके साथियों की नज़रें भी मुझे भेदती दिखी, मानो मेरा एक्सरे कर डालेंगी। अभी तक तो मैं अपनी ही नज़रों में गिरा हुआ था, अब इतने लोगों की पैनी निगाहों को झेलना मेरा बस में ना था। मन में तय किया कि दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। मैं ख्यालों में डूबा था, तब तक रोहित अन्य लोगों से मिलने लगा। कुछ वृद्ध रोहित को देखकर मुस्कुराए, एक वृद्ध कुछ अलग ही नज़रों से मुझे घूर रहे थे। मैं असहज हो गया और कनखियों से उस ओर देखने लगा। उनकी नज़रें पहचानी लग रही थी। आसपास का वातावरण भूलकर अन्यासी मैं पीछे अतीत में चला गया। पिताजी की आवाज़ कानों में पड़ने लगी, सतीश, रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार किया करो और सूर्य देवता को अर्घ्य समर्पित करो। तुम्हारी ये दोनों आंखें बुढ़ापे में भी तुम्हारा साथ देंगी। उस दिन मैंने हरिद्वार में उनसे कहा, आप यहीं रहिए, मैं ठहरने का इंतजाम करके लौटता हूँ। पैसे कम हैं, उसी हिसाब से इंतजाम भी करना होगा। पिता शायद मेरा इंतजार करते रह गए होंगे। तब तक उनकी नाक पर गंभीर रोग हमला कर चुका था, जिसका इलाज लंबा और महंगा था और मेरे बस में नहीं था। मैं 12वीं में पहुंच चुका था, आगे पढ़ना चाहता था। माँ पिताजी से नाराज़ था। माँ बीच राह में अनचाही जिम्मेदारियों के साथ छोड़ गई। पिताजी ने भैया की उस शिक्षा के लिए ज़मीन बेच दी। वह पढ़ लिख कर एक अलग राह अपना लिए। उनका स्तर इतना ऊंचा हुआ कि मामूली नौकरी करने वाले पिताजी का परिचय वह अपने साथियों से कराने में शर्म महसूस करते। भैया माँ की मृत्यु पर आए और क्रियाक्रम निपटाकर हवा में सवार होकर चले गए, मानो मेहरबानी कर रहे हो। कह गए कि 13वीं पर आएंगे। मैंने कहा, भाभी एवं बच्चों को भी लाइए। भैया ने कंधे पर हाथ रखा और रस्मी तौर पर पूछे,
सतीश, पैसे की ज़रूरत हो तो बताना। मेरे मुंह से कैसे निकलता कि माँ के इलाज में ही बहुत पैसा खर्च हो चुका है, अब बचा ही क्या है। मुंह से बोलने ही फूटे। सोच रहा था अब आगे पिताजी और मेरी गुजर बसर कैसे होगी। मन में ढेरों सवाल उठते जिनका जवाब ना मिलता। कहीं मुझे भी पिताजी की तरह मामूली नौकरी पर तसल्ली न करना पड़े। एक अजीब बेचैनी मेरे भीतर घर कर गई। पिताजी ने माँ की अंतिम इच्छा मुझे बताई, उनकी अस्थियां हरिद्वार में गंगा में बहाई जाए। तो मैं आपे में नहीं रहा, चिल्ला पड़ा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। हमारे खाने पीने का तो ठिकाना नहीं है और आपको हरिद्वार जाने की सूझ रही है। पिताजी ने शायद मुझसे इस व्यवहार की आशा नहीं की थी। मुंह फाड़े मुझे देखते रहे, धीरे से बोले, बड़े भाई की नकल करता है। मैंने जवाब दिया, उनकी क्या नकल करूं? उन्होंने तो उनसे शिक्षा ली है, सारी सुविधाएं ली, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। आगे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं, कहते कहते मैं रो पड़ा। पिताजी को मुझसे इस प्रतिक्रिया की आशा नहीं रही होगी। काफ़ी देर तक सिर को झुकाए सोचते रहे। उन्हें हरिद्वार के घाट पर बैठाकर मैं चोरों की तरह ट्रेन से वापस शहर आ गया। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अपना गुस्सा एवं खीज उतारने का यही सही तरीका मुझे सूझ रहा था। उनकी आंखों में मोतियाबिंद था। उन्हें किसी क्लब के शिविर में दिखाकर इलाज किया जा सकता है, लेकिन जिस रोग ने नाक पर हमला बोल दिया उसका क्या करूं? इतना महंगा इलाज मैं कैसे करा पाऊंगा? अचानक ही मन में एक क्रूर योजना ने जन्म लिया। माँ की अस्थियां तो गंगा में प्रवाहित हो चुकी थी, पैसे मेरे पास थे। पिताजी की आंखों की रोशनी इतनी क्षीण थी कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना सहारे चल फिर सकना नामुमकिन ही था। मेरे लिए यही उपाय बचा था कि उनसे छुटकारा पाऊं। मेरा पीछा करती मोतियाबिंद से धुंधलाई आंखें अपनी तीखी नज़रों का एहसास करा ही रही थी। सच कहूँ तो मुझे ट्रेन में बैठने या घर वापस पहुँचने तक अपराध बोध नहीं हुआ। लगा ही नहीं कि मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ। पिता के प्रति एक आक्रोश था जिसे शांत करने का मेरे पास शायद यही सही तरीका था। घर पहुंचकर रिश्तेदारों को वहां देखा तो दिमाग में कहानी गढ़नी शुरू की। सच यह था कि मैं डर गया था। मैं खुद को यतीम समझकर रोने लगा। एक क्षण को लगा कि हरिद्वार जाऊं और पिताजी को ले आऊं, पर जो झूठ लोगों को बताया था कि पिताजी ने गंगा में कूदकर जान दे दी, उसे फिर से झुठलाने का साहस मुझ में नहीं बचा था। भैया माँ की 13वीं पर आए तो भाभी और बच्चे भी साथ थे। उन्हें पिताजी के बारे में मालूम हुआ। माँ की 13वीं और पिताजी के जल समाधि एवं आत्मा की शांति के लिए कुछ कर्म कांड करवाने में उन्होंने आर्थिक मदद की। उन्हें लगा होगा कि बस आखिरी बार, पहली बार भी रिश्तेदारों के सामने एक सुपुत्र की छवि रख दे। मुझसे बोले, ये घर बेचकर तू हमारे साथ रहने आ जा, वहीं पढ़ाई जारी रखना। भैया की वह नकली भाव भंगिमा तथा भाभी की क्रोध तटस्था ने भैया की दरिया दिली का राज खोल दिया। मैंने भी नकारात्मक रूप ना अपना कर बिना बहस के हाँ कह दिया। सब चले गए, मैं अकेला रह गया था। जाऊं क्या? शायद पिताजी वहीं घाट पर बैठे मिले। मन में कितने विचार आ रहे थे। क्या पिताजी मेरे छल को समझ गए होंगे? अनहोनी की आशंका से अधमरा हो जाता। कहीं पिताजी किसी की मदद से घर लौट आए तो? इस ख्याल ने मुझे इतना भयभीत कर दिया कि बाहर दरवाजे पर जरा सी आहट होती या हवा से दरवाजे हिलते तो मेरी घिघी बन जाती। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या करूं? पैसे थे नहीं, जो बचे थे वह भी खर्च हो जाने थे। काफ़ी अरसे से अलमारी अस्त व्यस्त हो रखी थी। पहले माँ ठीक करती थी, फिर उनकी बीमारी में सब कुछ अस्त व्यस्त होता चला गया। अब माँ पिताजी के वस्तुओं को हटाना जरूरी था ताकि मेरा सामान व्यवस्थित हो सके। तभी पिताजी की डायरी मेरे हाथ में आ गई। मेरी 7वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण की कॉपी थी, जिसमें मुश्किल से 8-10 पन्ने लिखे हुए थे। बाकी कॉपी उनकी इबारत से भरी थी। कुछ माँ के लिए और कुछ मेरे लिए लिखा गया हिसाब था। अलमारी खुली रह गई। मैं इस हिसाब को पढ़ने लगा। नोटबुक की पुरानी इबारत पढ़ते पढ़ते कई एहसास दिल में उतरने लगे। जिस बात के लिए पिता को कोसा, उनसे बदला लेने के लिए कुपुत्र बन गया, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मैं जिस बात से खौफ में था और डर रहा था कि मेरी शिक्षा बिना पैसों के कैसे पूरी होगी,
पिताजी ने कुछ वर्ष पूर्व ही इसका प्रबंध कर दिया था। पैनी नज़रों की तरह पैने अक्षरों में लिखे चंद वाक्य थे। बेटा, जिस तरह चिड़िया तिनका तिनका बिनकर घोंसला बनाती है, मैंने भी कम आमदनी में से खुरच खुरच कर तेरी शिक्षा के लिए थोड़ा धन एकत्र किया है। कितनी काट छाँट करनी पड़ी बताने की ज़रूरत नहीं है। यह धन और कहीं खर्च ना हो, इसलिए तेरे 18वें जन्मदिन पर ही यह मिलेगा। शिक्षा के अलावा और कहीं खर्च मत करना। यह मेरा अनुरोध भी है, आज्ञा भी। हो सकता है मैं या तुम्हारी माँ तब तक ना रहे। धन अधिक नहीं है, लेकिन इससे अधिक नहीं जमा कर पाया। माफ़ करना। एक बार हाथ में आने पर कपूर की तरह उड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। जब तक मैं हूँ, खाने पीने की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा बदनसीब बाप। मैं सोच रहा था, बदनसीब तो वह थे। बड़े बेटे ने पहले ही किनारा कर लिया। मैं अभागा जीवित बाप का तर्पण कर बैठा। 1 साल से ज़्यादा लगा मुझे इस गलानी को कम करने में। पार्ट टाइम काम करके शिक्षा ग्रहण की। माँ पिताजी की कमी इतनी शिद्दत से महसूस करता कि रो पड़ता। खुद को इतना व्यस्त किया कि बीते हुए को भूल सकूं। शिक्षा पूरी हुई, विवाह हुआ, सबके बीच में हंसता हुआ अकेला मैं रोता रहा। लोग संवेदनाशील मानते थे, लेकिन मैं क्या हूँ यह तो मुझे ही पता था। आज आश्रम के बगीचे में बेंच पर बैठे उन वृद्ध ने अनजाने ही मुझे अतीत में धकेल दिया था। क्या यह संभव है कि पिता यहाँ आए हों? हो सकता आंखों की सर्जरी हो गई हो। मैंने उस वृद्ध के नाक पर गौर नहीं किया। करता तो रहस्य पर्दा उड़ जाता। उस दिन घर देर से पहुंचा। पत्नी को मालूम हुआ कि मैं वृद्धाश्रम गया था तो मानो उसे किसी समस्या का हल मिल गया। कहने लगी, अच्छा किया जो आश्रम देख आए। बाबूजी की पुण्यतिथि की जानकारी तो है नहीं, और कुछ ना सही अनदान ही कर ले। पत्नी की बात पर असहमति का सवाल ही नहीं था। 15 वर्ष पूर्व बोला हुआ मेरा झूठ सत्य के महीन जाल से इस तरह ढक गया था कि मैंने जाल के इस तरफ एक खुशफहमी में जीना सीख लिया था। उन्हें देखकर शंकाएं होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी संभावना नजर आती कि वही है तो घबराहट बढ़ जाती। पहचान लूँ भी तो क्या घर वापस ला पाऊंगा? सच बोलूँ तो जीवन यूं रह सकेगा? नियत दिन पत्नी के साथ आश्रम गया। पत्नी कर्मचारियों से जानकारी लेने में मशगूल हो गई। उसे उस माहौल में यूं ही छोड़कर मैं टहलता हुआ बगीचे में निकल गया। आ गए? हम में से एक के नाम तर्पण करने का अवसर ले सकते हो। क्यारी से आवाज़ आई। चौंक कर देखा तो वही बुजुर्ग गुदाई कर रहे थे। उन्हें देख हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़ गए। पत्नी भी वहीं आ गई। बोली, कितनी सब्जियां उग रही हैं यहाँ। हमारा उद्देश्य है लोगों के मन में पर्यावरण के प्रति प्यार पनपाने और अपनी मेहनत की उपज को देखकर ये अपनी उपयोगिता को महसूस कर सकें। कर्मचारी की बात पर दादा बोले, बच्चे पैदा करने से तो साग सब्जी पैदा करना ज़्यादा अच्छा। काम तो आती है। पत्नी ने उनकी बात काटते हुए कहा, ऐसा नहीं है, बच्चे इतने भी पराये नहीं होते। मेरी नज़रें कुछ खोज रही थी। आखिर पूछ ही बैठा। पिछली बार एक वृद्ध को बेंच पर देखा था, आज दिखाई नहीं दे रहे। दादा बोले, उन्हें पूछ रहे हैं जो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाए। बेंच पर गुमसुम बैठे रहते थे। कर्मचारी बोला, पर वह देख कहाँ सकते थे? हाँ, वह देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें देखकर कई बार हम धोखा खा जाते थे। कहकर दादा लंबी सांस खींचते हुए बोले, बेटा, उन्हें मरे महीने भर से ऊपर हो गया। बहुत दिन बाद आए हो, तभी खबर ना हुई। एक के बाद एक नया झटका मुझे मिल रहा था। उन्हें देख पितृ स्मृति हुई थी। अब उनकी मौत नए पश्चाताप पर ले जा रही थी। आगे और क्या पूछता, और किस हक से? हो सकता है बिना इलाज के उनका मोतियाबिंद बिगड़ गया हो, वह नेत्रहीन हो गए हो। होने को तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन कोई भी होनी अनहोनी मेरी करनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। इतिहास वेख्ता तो हूँ नहीं कि कब्र खोद कर ढूंढूं कि कहीं मेरे पिता तो नहीं। शायद मैं उम्र कैदी हूँ जिसे अपनी आखिरी सांस तक तिल तिल मरना है।